नमस्कार साथियों, जीके कैरियर पॉइंट चैनल में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए जो अभी प्रवेश परीक्षा हुई है, जो कि 20 जनवरी को हुई है, 20 जनवरी 2024 को, उसी परीक्षा प्रश्न पत्र का हल लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी का परीक्षा काफ़ी बेहतर हुआ होगा और उस परीक्षाओं का मूल्यांकन भी आप अपने अपने लेवल पर कर लिए होंगे। लेकिन मैं भी एक हल आप सभी के समक्ष मुहैया करा रहा हूँ। आप सभी इससे मिला लीजिएगा और अपना अपना अंक जान लीजिएगा, जो आने वाले परिणामों के दौरान आपको एक अनुमान लगाने में मदद करेगी। तो इसी हल प्रश्न पत्र की तरफ बढ़ते हुए हम सबसे पहले खंड 1 की तरफ बढ़ते हैं। खंड 1 है मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसमें पहला जो प्रश्न है, प्रश्न 1 से लेकर 4 तक, इसमें लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है और अन्य चित्र भिन्न है। ठीक है ना? तो जो सबसे भिन्न है उसी को इसमें सबसे ज़्यादा अलग करने की आवश्यकता है। तो इसको ऑड मैन आउट वाला सवाल भी बोलते हैं। इसमें सबसे जो अलग है वही आपको छांटना है। तो अब देखिए, पहले क्वेश्चन के उत्तर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में अब देखिए, ये है, इसके हिसाब से इसको देखना है, इसके हिसाब से इसको देखना है, और ये चारों चित्र में ये ढूंढना है कि कौन सबसे अलग है। तो अब देखिए, ये तीर है और तीर के अपोजिट ये एक गोला है जो काला कलर का रंगा हुआ है। इसमें भी वही हिसाब किताब है, रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है। इसमें भी एक देखिए अपोजिट है, लेकिन इसमें देखिए इस तीर के अपोजिट ये काला वाला नहीं है, बल्कि दोनों पास पास में है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन जो ये इस प्रकार का है, इसका सबसे अलग होने की जो चांसेज हैं वो ये हैं, इसीलिए पहला का उत्तर डी होगा। ठीक है, तो जो बच्चे हल करके आए होंगे वो अपना मिला लेंगे आंसर। पहला का आंसर डी होगा। ठीक है, सबका सेट अलग अलग है लेकिन क्वेश्चन वही है, बस क्वेश्चन की नंबरिंग इधर उधर हो सकती है। तो आप अपने इस क्वेश्चन के हिसाब से अपने उत्तर का मूल्यांकन कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो इस प्रकार का है, जिसमें 4 वर्ग के खाने बने हुए हैं। ठीक है ना? बी में देखिए, यहाँ 4 की बजाय 8 है, सी में 4 है, डी में 4 है, चारों वर्ग हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा का बी सबसे अलग होगा, यानी बी ही उत्तर सही होगा। ठीक है, तीसरा में भी जो सबसे अलग छांटना है, तो उसमें ए, बी और सी, इन तीनों का बस रोटेशन हो रहा है, लेकिन चित्र लगभग एक जैसा है। लेकिन डी वाला जो है वो इन तीनों से अलग है, इसलिए डी वाला आंसर सही होगा और सबसे अलग होगा। चौथे प्रश्न में देखा जाए तो चौथे प्रश्न में देखिए 3 लाइन खड़ी है तो 3 लाइन पड़ी भी है, 2 लाइन खड़ी 2 लाइन पड़ी, यहाँ 4 लाइन खड़ी 4 लाइन पड़ी, लेकिन यहाँ पर 3 लाइन खड़ी है और 2 लाइन पड़ी है, इसलिए चौथा का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, सबसे अलग। अब दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा भाग है जो इसमें देखिए लिखा है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया है, यानी ये प्रश्न चित्र है। ठीक है, दाईं ओर ABCD क्रम से 4 उत्तर दिए गए हैं। उन चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप, यानी हूबहू इसके जैसा समान चित्र ढूंढना है और उसी को उत्तर में काला करना है। तो मैंने काला करने के लिए तो आप सभी लोग पहले से ही जानते भी होंगे, सही तरीके से काला भी किए होंगे, लेकिन इस वाले भाग में समरूप चित्र ढूंढना है। अब इस वाले भाग में जो 5वां प्रश्न जो कि ऐसा है, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका डी, क्योंकि हूबहू इस प्रश्न के जैसा डी वाला ऑप्शन होगा, इसलिए इसमें डी वाला सही होगा। अब आते हैं 6वें पर। 6वें वाला जो प्रश्न है, इसमें भी देखिए तो अन्य ऑप्शन को देखेंगे तो इससे मैच नहीं खा रहा है, लेकिन जो डी वाला ऑप्शन है इससे हूबहू मैच हो रहा है, तो इस 6ठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। 7वां प्रश्न जो है, अब इसमें देखिए इसमें भी मैचिंग ढूंढना है, तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। 8वें का मैचिंग है बी। इस तरह से भाग 2 ये काफ़ी आसान सा टॉपिक था,
जिसमें समरूप चित्र ढूंढना था और उसका उत्तर मैंने आप सभी के समक्ष रखा है। अब हम भाग 3 पर बढ़ते हैं, 9 से 12 तक। ठीक है, इसमें भी एक भाग आपका गायब है, उसी भाग को, सटीक भाग को पता लगाना है जिससे ये भाग अधूरा जो है वो पूरा हो जाए। यानी ये पैटर्न पूरा करने वाला एक सवाल है। बड़ा आसान सा ये भी टॉपिक है, इसमें पैटर्न आपको ढूंढना है, उसी पैटर्न के आधार पर पूरा कर लेना है। तो एक बच्चे का है, उसी बच्चे से मैंने रिक्वेस्ट करके ये पेपर लिया हुआ है, लेकिन अब इसमें देखा जाए तो इस बच्चे ने कुछ अलग अलग भी लगाया है, लेकिन मैं सही उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस 9वें प्रश्न का जो उत्तर होगा, जो सटीक भाग होगा जिसको रखने से ये चित्र पूरा हो जाएगा, तो 9वां का आंसर देखिए डी है। अब इसमें ये भाग इससे मैच कर रहा है तो ये भाग उसी के हिसाब से चाहिए, तो डी ऑप्शन इसमें सटीक बैठेगा। अब इस 10वें प्रश्न का देखिए, इसको पैटर्न पूरा करना है। तो ये देखिए काला है, यहाँ सफ़ेद है, तो ये सफ़ेद है तो इधर भी काला होना चाहिए। पैटर्न को कुछ इसी हिसाब से मैच आपको कराना है, तो मैच कराना है तो इस दशा में अब देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है वो सबसे सटीक बैठता है, तो ए ऑप्शन इसका उत्तर होगा। 11वें का बेहद आसान प्रश्न है। ठीक है, इस आसान प्रश्न में देखिए सिवाय बी के कोई भी ऑप्शन इसमें सटीक नहीं बैठ रहा है, तो इस 11वें प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा बी। 12वां देखिए, ये भी बेहद आसान प्रश्न है। सिंपली एक डिजाइन है, इस डिजाइन के मैचिंग के हिसाब से आपको ऑप्शन ढूंढ लेना है और सी इसमें सबसे ज़्यादा फिट बैठ रहा है, तो 12वां का आंसर होगा सी। अब अगले भाग की तरफ बैठते हैं। चौथा भाग है, यह एक श्रेणी क्रम का सवाल है। श्रेणी क्रम का मतलब है क्रमवार जिसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी हो रही हो और एक सटीक बढ़ोतरी घटोतरी को आप मूल्यांकन कर उसका उत्तर इसमें निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ 4 प्रश्न में भी 4 खाने हैं, जिसमें 3 खाना भरा हुआ है, एक खाने पर क्वेश्चन मार्क है। अब उस खानों में कौन सा सटीक चित्र यहाँ पर फिट बैठेगा, इस चीज़ को आपको ढूंढना है श्रेणी के हिसाब से। जैसे यहाँ एक तीर है, यहाँ उल्टा दिशा में दूसरा तीर आ जा रहा है, फिर उल्टा करके अल्टरनेट तीर आता जा रहा है। यहाँ 1 2 3, अब इसके बाद 4 तीर होना चाहिए और चारों अल्टरनेट होना चाहिए। यानी इधर मुंह है तो अब उसका मुंह इधर की तरफ होना चाहिए, तो इसके हिसाब से 13 का उत्तर हो जाएगा बी, सबसे सटीक उत्तर। 14 में देखिए बस वही है, एक एक त्रिभुज बढ़ता जा रहा है हर एक खाने में। तो यहाँ 1 त्रिभुज है, यहाँ 2 त्रिभुज है, अब 3 है, तो इसके बाद हमें 4 त्रिभुज को चुनना पड़ेगा, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 15 में देखिए ये वाली जो चित्र है, इस चित्र में बस कुछ नहीं है, ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रही है। यानी ये यहाँ पे है, ये घूम के अब ये इधर चला गया, फिर घूम के अब इधर आ गया, तो अब घूम के ये दोनों त्रिभुज इस तरफ हो जाएगा। यानी 15 का ऑप्शन संख्या बी जो है वो इस घुमाव के हिसाब से सबसे सटीक बैठ रहा है, इसलिए 15 का उत्तर होगा बी। 16 का भी वही हिसाब किताब है, 16 भी घूम रहा है चित्र, वो भी घड़ी की सुई की दिशा में। देखिए ये त्रिभुज, ये जो तीर है इसका मुंह, ये जो गदा है इसका मुंह, अब देखिए यहाँ पे ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, इस तरह से देखिए क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। अब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो इसके हिसाब से देखिए अब ये तीर यहाँ आना चाहिए। यानी अगर आप इस ऑप्शन को देखें ए वाले को इस प्रश्न के हिसाब से, तो इसका ए ऑप्शन सबसे सटीक बैठ रहा है, इसलिए इस 16वें प्रश्न का उत्तर ए होगा। भाग 5 की तरफ अब हम बढ़ते हैं। भाग 5 देखिए, इस साल का जो प्रश्न है मेरे दृष्टिकोण से एक सरल प्रश्न पत्र ही बना है। ठीक है, बच्चे अगर जो मेहनत किए होंगे उनको पेपर सरल भी लगा होगा। अब जो मेहनत नहीं करेगा उसके लिए तो कोई भी प्रश्न पत्र कठिन ही होगा, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा ना कठिन है ना बहुत ज़्यादा आसान भी कह सकते हैं। 17 से 20, इसमें देखिए ये सेट वाला प्रश्न है। सेट वाले प्रश्न में क्या करना होता है कि पहले का संबंध जो दूसरे से होता है उसी संबंध के आधार पर तीसरे का संबंध चौथे से देखा जाता है और उसके आधार पर उत्तर तलाशी जाती है। अब देखिए ये पहला है,
दिशा बस पलट दी गई है, ये नीचे है, तीर का मुंह ऊपर हो गया। अब ये देखिए ये आपका बाएं है तो इसका मुंह दाएं की तरफ हो जाएगा, यानी 17वें क्वेश्चन का आंसर, सबसे सटीक आंसर होगा सी। उसके बाद आते हैं 18वें पर। 18वें पर देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसमें चारों तरफ गोले हैं, इन गोलों का जुड़ाव यहाँ समाप्त हो जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार इसका भी जुड़ाव समाप्त होगा, तो जुड़ाव समाप्त होगा, चूंकि ये प्लस जैसा है तो इसका समाप्त होगा, तो आंसर होगा सी, यानी 18वां का उत्तर हो जाएगा सी। 19 में देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसके बीच वाला भाग जुड़ जा रहा है और एक आयत का निर्माण कर रहा है। ठीक वही काम इसमें भी होगा, बीच वाला भाग जुड़ के एक आयत का निर्माण करेगा, और इसमें 19वां का ऑप्शन सबसे सटीक है सी। 20 भी देखिए एक रोटेशन है, या ये इस दिशा में है, ऊपर की दिशा में, यानी एक कोने में है, अब ये नीचे के एक कोने में आ जा रहा है, तो यानी ठीक इसका अपोजिट कर देना है। तो अपोजिट करना है, उल्टा करना है, तो अब तीसरे का भी उल्टा इसी तरह से किया जाएगा। तो तीसरे में उल्टा करेंगे तो सबसे जो सटीक आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है ना, बी होगा। उसमें भी आसान सा है, बस आप थोड़ा सा गौर किए होंगे तो आपको मिला भी होगा। अब आते हैं, जो चित्र है यह एक ज्यामितीय आकार का चित्र होता है, जो प्रश्न में दिया रहता है, उसका कुछ भाग अधूरा रहता है, उस अधूरे भाग का चुनाव करके इस चित्र को पूरा करना रहता है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर कौन से चित्र को इसमें फिट बैठेगा और उसका आंसर पूरा हो जाएगा। 21वां जो प्रश्न है, जो ये प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये प्रश्न का जो भाग है, इसमें जो मिसिंग भाग है वो यहाँ पे सी के रूप में मिलेगा, यानी सी को अगर इसमें भर दिया जाए तो यह एक पूरी तरह से वर्ग बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 22वां का आंसर देखिए बी होगा, सबसे सटीक है। 23वां का उत्तर इसी तरह के प्रश्न में देखा जाए तो ए होगा, ए जैसे ही इसमें फिट किया जाएगा ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। 24वां का सबसे सटीक उत्तर यहाँ पे ए होगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक मिला लीजिएगा। हम इसके बाद 7वें भाग की तरफ बढ़ते हैं। 7वां भाग जो है वो है मिरर इमेज। मिरर इमेज में, दर्पण प्रतिबिंब में, आप सभी जानते होंगे कि दायां का बायां हो जाता है, ऊपर का नीचे हो जाता है। मिरर की पोजीशन कहाँ पर है ये निर्भर करेगी कि चित्र आपका कैसा बनेगा। अब देखिए यह आपका एक चित्र है, इस पर ये मिरर रखा गया है राइट हैंड साइड में, यानी दाहिने तरफ। तो ये दाहिनी तरफ रखा है तो ये इमेज दायां का बायां हो जाएगा, बायां का दायां होगा। तो वो इस क्वेश्चन का सबसे सटीक उत्तर है 25 का ए। ठीक इस दूसरे वाले मिरर इमेज में 26 है, 26 का उत्तर हो जाएगा सी। कुछ लोग कंफ्यूजन में अलग अलग भी लगाए होंगे, लेकिन जो 26 है उसका सबसे सटीक उत्तर होगा सी। 27 में भी देखिए कई लोग कंफ्यूजन पैदा किए होंगे, लेकिन कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, बस वही चीज़ है, हल्का सा बदलाव है। कुछ लोग उल्टा भी कर दिए होंगे, लेकिन इसमें देखिए बस यहाँ पर यम सबसे लास्ट में है, मिरर इमेज में यम पहला अक्षर होगा, MOT, यानी 27 का आंसर होगा ए। 28 भी ठीक उसी तरह का इमेज है, बस दायां का बायां, यहाँ तीर बाएं की तरफ है, यहाँ दाएं की तरफ हो जाएगा। 28 का उत्तर हो जाएगा ए। अगले भाग 8वें भाग में बढ़ते हैं। ये कागज मोड़कर और उसे खोलकर देखने वाला जो चित्र है, इसको हम पंच होल पैटर्न बोलते हैं, जिसमें कोई कटिंग किया जाए और उसको खोलने के बाद एक डिजाइन की कल्पना किया जाए। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। 29वें क्वेश्चन पर नज़र डालें तो देखेंगे कि कागज को एक बार मोड़ा गया, 2 बार मोड़ा गया और इसके बाद तीसरी बार मोड़ा गया, यानी अगर 3 बार मोड़ा गया है तो उसकी कटिंग देखा जाए तो 6 हिस्सों में बटेगी। तो अब इसको यहाँ कोने कोने पर ऐसे घुमावदार काट दिया गया, तो जब इसको खोला जाएगा तो ये कटिंग थोड़ी पूरी होती चली जाएगी, और इस हिसाब से इस 29वें का उत्तर होगा ए। ठीक, यही 30 वाला प्रश्न है, इसको भी 2 बार मोड़ा गया है, यहाँ पर गोला कटिंग किया गया, इसका आंसर सी होगा। 31, इसको भी मोड़ दिया गया, इसका आंसर ए होगा। 32 को भी मोड़ के ये कटिंग की गई है, इसके हिसाब से सबसे सटीक उत्तर होगा बी। भाग 9 की तरफ बढ़ते हैं। भाग 9 में देखते हैं क्या है। इसमें देखिए छोटे छोटे टुकड़े दिए गए हैं प्रश्न में,
इन प्रश्नों में जो कटआउट टुकड़े हैं उनको मिलाकर एक कंप्लीट टुकड़ा बना देना है, जिससे वो सटीक चित्र आपको उभर कर सामने आए। तो इस लिहाज से 33वां प्रश्न जो है, कटआउट को जोड़ने वाला जो प्रश्न है, इसमें पहला जो उत्तर होगा वो होगा सबसे सटीक उत्तर डी, यानी 33वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी। अब ये 34वां जो प्रश्न है, अब इस कटआउट को मिलाएंगे तो इस कटआउट को मिलाने पर सबसे सटीक उत्तर होगा ए। 35, इसका सबसे सटीक उत्तर जो आपका होगा वो होगा सी, यानी इस प्रश्न को देखिए, इसका सबसे सही उत्तर होगा सी। ठीक है, इसी तरह से ये 36वां प्रश्न है। 36वां प्रश्न का जो सबसे सटीक उत्तर बनेगा वो होगा आपका बी, यानी ये 36वां प्रश्न है, इसका उत्तर ये होगा। आप देख लीजिए, मैचिंग करा के देख लीजिए, हूबहू यही उत्तर आपका निकल कर सामने आएगा। रीजनिंग का अंतिम भाग 37वां क्वेश्चन, यह छिपी हुई आकृति इसमें ढूंढना होता है। तो छिपी हुई आकृति में देखिए, ये प्रश्न है, इस तरह की आकृति है इस 37वें प्रश्न में। ये छिपी हुई आकृति इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक तरीके से, सही तरीके से ए में मिलेगी। तो 37वां का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, इसी तरह से इस 38वां का उत्तर देखा जाए तो ये प्रश्न आकृति है। यह प्रश्न आकृति आपको सी वाले ऑप्शन में हूबहू तरीके से मिल रही है, बाकी ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है ना, तो इस 38वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। ठीक उसी तरह से 39वां प्रश्न है। ये जो आकृति आप प्रश्न वाला ही देख रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ए में सबसे सटीक तौर पर मिलेगा। ठीक है ना, तो इस 39वें प्रश्न का उत्तर है ए। इसी तरह से ये 40वां प्रश्न है। इस 40वां प्रश्न का सबसे बेहतरीन उत्तर और सटीक उत्तर है सी। तो इस तरह से आपका ये रीजनिंग वाला भाग समाप्त होता है। अब हम मैथ के अगले 20 प्रश्नों पर आगे बढ़ेंगे। देखिए, आपका प्रश्न पत्र, देखिए सवाल सब एक ही जैसे हैं, बस उसकी नंबरिंग बदली है। तो हम जो प्रश्न देख रहे हैं, बता रहे हैं, भले वो हो सकता है ये प्रश्न 41वां नंबर है, तो आपका क्रम बदल सकता है, संख्या प्रश्न सब लगभग एक ही है। तो आप उसको प्रश्न के हिसाब से पढ़ के मिला लीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैं, चूंकि ये स्क्रीन पर ये दिखाई भी दे रहा है, आप नंबर देख लीजिएगा, कौन से नंबर क्रम पे ये प्रश्न है, उसके हिसाब से आप इसको देख लीजिएगा। गणित वाले पोर्शन पे बढ़ते हैं। इसमें कुल 20 सवाल दिए जाते हैं, जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं इस नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा के दृष्टिकोण से। सिलेक्शन देखा जाए तो गणित ही निर्भर करता है किस किसका सिलेक्शन होगा और कौन बाहर होगा। अब इस सेट में 41वां जो प्रश्न है वो देखिए, 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई पैकेट बनाए जा सकते हैं। बेहद आसान सा प्रश्न है। कुल मिठाई 30 किलोग्राम है, 2/3 किलोग्राम का एक पैकेट बनाया जा रहा है। टोटल पैकेट आपसे पूछ रहा है, यानी 30 केजी में 2/3 केजी से भाग दे दिया जाएगा। अब 30 में 2/3 केजी से भाग देंगे तो है 2/3, चूंकि भिन्न के रूप में है तो ये 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब 3 चला जाएगा ऊपर, तो अब इस 2 से जब 30 को काटेंगे तो 2 से 15 बार में कट जाएगा, 15 तियां 45 होगा। इसका आंसर होगा 41वां का 45 डब्बा। ठीक है ना। अब उसी तरह से हम एक अगले प्रश्न 42वें नंबर पर बढ़ते हैं। आप प्रश्न देख लीजिएगा अपने प्रश्न पत्र में कि कहाँ पर है ये प्रश्न। एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो एक भिन्न की तो वही रहे या उसके जैसा ही रहे, उसमें यानी कोई मान में बहुत विशेष बदलाव न हो, ऐसे में कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे एक ही संख्या अंश और हर में जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में जोड़ दिया जाएगा तो ना तो भिन्न वही रहेगा ना ही तुल्य रहेगा, यानी उसके जैसा तो नहीं रहेगा, तो इसलिए ऑप्शन ए गलत है। बी, एक संख्या के अंश और हर से घटा दिया जाए, तो ये भी नहीं सही है, घटा देंगे तब भी भिन्न का मान बदल जाएगा। एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश और हर को गुणा किया जाए, तो अगर मान लेते हैं, सपोज करिए आप कोई भिन्न लीजिए 1/3, अब इसमें कोई संख्या से आप गुणा कर रहे हैं अंश और हर दोनों में, शून्य को छोड़कर, सपोज करिए 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6,
यानी ये 2/6 भले है लेकिन ये 1/3 का तुल्य भिन्न है, इसलिए 42वां का उत्तर होगा सी। यानी कौन सा? एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश और हर को गुणा किया जाए। अब बढ़ते हैं 43वें प्रश्न पर। एक वस्तु को 2450 रुपया बेचने में जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 रुपया में बेचने पर जो हानि होता है के बराबर है। वस्तु का क्रय मूल्य, ये देखिए बड़ा आसान सा प्रश्न है। यानी देखिए 2540 रुपया में बेचने पर लाभ हो रहा है, ठीक है, और 1850 रुपया में बेचने पर हानि हो रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में इसका क्रय मूल्य इनके बीच ही होगा। अब इस क्रय मूल्य से जितना कम लिया जा रहा है और इस क्रय मूल्य से जितना लाभ लिया जा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर है। अब ये दोनों आपस में बराबर है यानी इन दोनों मूल्यों के बीच में ही क्रय मूल्य आपका है। यानी अब इस क्रय मूल्य का मान निकालना है तो एक ट्रिक होता है, जितना विक्रय मूल्य लाभ की स्थिति है और जितना विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में, दोनों को जोड़ दीजिए। यानी 2540 ये लाभ की स्थिति है और 1850 रुपया ये हानि की स्थिति है। इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, उत्तर आपका मिल जाता है। तो 0 0 5 4 9 8 5 13 को 3 हाथ में आए 1, 2 1 3 1 4, 4390। अब इसको 2 से जब भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 पचे 10, 2195 आ रहा है। यानी इस प्रश्न का उत्तर संख्या बी सही है, ठीक है। इसी तरह से ये 44वां है। यदि a बटा b एक भिन्न है जिसमें a का मान ये b-3 दिया है तथा a + 10 बटा b माइनस a बटा b बराबर 10/7 है, तो a और b का मान बताइए भिन्न के रूप में। अब यहाँ देखिए a का भी मान अलग अलग निकालना पड़ेगा और b का भी मान निकालना पड़ेगा। अब यहाँ a का मान जो b-3 दिया है वो इस प्रश्न में जहाँ पे भी ये लिखा है उसकी जगह ये मान रख देंगे। मान रखेंगे b के रूप में ये पूरा मान बदल जाएगा और b का मान आ जाएगा। मैंने इस प्रश्न को अलग से हल किया है और हल करने पर मान रख के ही हल करना है। मान रख के हल करेंगे तो a का मान यहाँ 4 आ रहा है और b का मान 7 आ रहा है। इस तरह से उत्तर हो जा रहा है 4/7 और इसीलिए इस 44वें प्रश्न का उत्तर होगा सी। 45, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। ये बेहद ही आसान सा प्रश्न है। बच्चे थोड़ा कंफ्यूज भले हुए होंगे लेकिन ये बेहद ही आसान सा प्रश्न है। सपोज करिए एक वर्ग है, उसकी भुजा मान लीजिए 1 मान लीजिए, तो वर्ग में सभी भुजा बराबर होती हैं। अब इसको घटा के करना है 1/3, तो 1/3 का मतलब है कि इसकी भुजा यानी 1/3, तो पूरी भुजा हो गई 1/3। तो ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो घटकर कितना हो जाएगा। अब इसका एरिया निकालेंगे तो 1 होगा, लेकिन इसका एरिया निकालेंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो यानी घटकर कितना हो गया, 1/9 हुआ। ये एक ट्रिक से लगाया जाए तो बड़ा आसान सा पड़ता है। तो किसी भुजा का एक मान लीजिए, उसका 1/3 करिए, उसके बाद क्षेत्रफल निकालिए, तो ये हमेशा 1/9 होगा। यानी 45वें का ऑप्शन संख्या डी सही होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 46 पर। 46 में देखिए दशमलव में परिवर्तित करना है, तो दशमलव में परिवर्तित करना है तो अब देखिए इसमें क्या है, 31 सही 7/16। 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित करना है तो अब देखिए क्या है, 31 को तो अपनी जगह पर रहने दीजिए, 16 का भाग 7 में दीजिए और जब 16 का भाग 7 में देंगे तो वही दशमलव में जो मान आएगा वो 31 के साथ लिख दिया जाए। इस तरह से 46वें का उत्तर सबसे सही होगा, वो होगा सी, ठीक है। यानी 31.4375। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। बड़ी अच्छी बात है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप हुआ 4 गुणे भुजा।
और आयत का परिमाप हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई। बड़ी अच्छे प्रश्न हैं, ये बड़े सरल प्रश्न है। अब देखिए इत्तेफाक से इस आयत का जो परिमाप है वर्ग के परिमाप के बराबर है और आयत की लंबाई और चौड़ाई भी 17 और 11 मीटर क्रमशः दे दी गई है। तो आप इस तरीके से आयत का परिमाप निकाल सकते हैं और आयत का परिमाप चूंकि वर्ग के परिमाप के बराबर है तो इस हिसाब से भुजा का मान निकाला जा सकता है और भुजा का मान निकालेंगे तो भुजा का मान आएगा 14 मीटर। अब चूंकि वर्ग की एक भुजा 14 मीटर पता चल गया तो भुजा के हिसाब से अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, 14 गुणे 14 हो जाएगा 196 वर्ग मीटर। तो यहाँ 196 पहला ही ऑप्शन है, तो 47वां का उत्तर हो जाएगा ए। 48 बेहद आसान सा प्रश्न। 4392 को भाग देने पर 3.66 से दिया जा रहा है तो 1200 आ रहा है। अब देखिए अगर संख्या वही रहती है, दशमलव इधर उधर होता है तो उससे ये उत्तर बदलेगा, बस उसके दशमलव के हिसाब से बदलेगा, उत्तर तो लगभग वही रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए बस दशमलव को इधर उधर खिसकाना है। तो जैसे अब यहाँ देखिए दशमलव ऊपर भी एक स्थान बाएं तरफ खिसक गया, नीचे भी एक स्थान दाएं तरफ खिसक गया। तो दाएं तरफ खिसकने का मतलब है कि उत्तर में एक स्थान बाएं खिसकेगा और ऊपर हर में भी एक स्थान बाएं खिसकने का मतलब है कि एक स्थान बाएं और खिसकेगा। इस तरह से इस प्रश्न को जब भाग देंगे तो ए वाला ऑप्शन यानी 12 उत्तर आएगा। इस 48वें प्रश्न का उत्तर होगा इस तरह से ए। 49 एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई 22 मीटर है, इसके चारों ओर 7.5 मीटर प्रति मीटर की दर से बाड़ लगवाने का खर्च है। अब देखिए बच्चों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल दे दिया है 616, इसकी चौड़ाई दी है। अब जानते हैं आप आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है सूत्र के हिसाब से लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर हो गया है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब चूंकि लंबाई गुणे चौड़ाई में चौड़ाई भी दे दिया है तो लंबाई तुलना करके निकालना बड़ा आसान है। अब जब लंबाई निकल गई तो कोई भी बाण किसी प्लॉट में चारों तरफ लगेगा, न कि उसके अंदर लगेगा। तो चारों तरफ यानी उसको निकालना होगा परिमाप। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों पता चल गया तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब लंबाई और चौड़ाई को रख लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, आ जाएगा परिमाप। अब जो परिमाप आ रहा है अब उस परिमाप को देखा जाए तो गुणा करना पड़ेगा। परिमाप इसका हम लोग निकाले हैं तो निकालने के बाद आया है परिमाप इसका 100 मीटर, ठीक है। अब 100 मीटर, अब चूंकि 7.5 रुपया प्रति मीटर का रेट है तो 1 मीटर 7.5 रुपया तो 100 मीटर यानी 7.5 गुणे 100 यानी ये हो जाएगा 750 रुपया, ठीक है। इस तरह से 49वें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या डी रुपया 750। 50 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 960 से बनी हो का गुणनफल बताइए। अब देखिए 960 से जो बड़ी संख्या बनेगी वो होगी 960 और जो छोटी संख्या बनेगी वो होगी 609 यानी 609। इन दोनों का गुणा करने पर जो उत्तर आएगा वो होगा आपका 5,84,640। आप उत्तर गुणा करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 50वें का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगले क्रम पर बढ़ते हैं। देखिए 51 नंबर का जो उत्तर है, यदि 1 से 100 तक सभी संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें 9 कितनी बार आएगा। ये देखिए ये बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, कॉमन सा उत्तर होता है किसी भी संख्या को अगर 1 से 100 तक पूछ रहा है 0 को छोड़कर तो उन सारे का एक ही उत्तर होता है, वो होता है 20, ठीक है ना। चाहे 9 पूछे, चाहे 8 पूछे, चाहे 7 पूछे, उससे मतलब नहीं है। अगर वो पूछ रहा है कि कितनी बार आएगा
तो उसका उत्तर होगा सदैव 20। तो 51 नंबर का उत्तर होगा बी यानी 20। 52 नंबर, ये देखिए एक भिन्न का सवाल है और इसको बॉडमास के रूल से भी लगाना है, तो पहले गुणा करके बाद में घटा लीजिएगा। इसका उत्तर आएगा 26, 52 नंबर का बी। अब इसको कैसे हल करना है आप सभी जानते भी होंगे, प्रैक्टिस भी किए होंगे। ये मिश्र भिन्न जो है इसको पहले भिन्न में बदलना होगा। तो 5 8 40, 3 43/8, इसी तरह से 8 8 64, 1 65/8, इसको आपस में हल कर लीजिए। उसके बाद इसको अंततोगत तो घटा लीजिए, ठीक है ना। तो ये भी आसान सा उत्तर है। 53 नंबर का प्रश्न, तो इस 52 नंबर प्रश्न का उत्तर ये 26 होगा, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न में ये कोणों का मान अलग अलग बताना है। आपको मालूम है कि कोई भी एक गोल आकृति है उसका पूरा कोण 360 के बराबर होता है। तो जब 360 के बराबर होता है यानी ये सारे कोण उनको जोड़ा जाए तो 360 आएगा, यानी यक्स प्लस 2x प्लस 4x प्लस 6x, ठीक है ना। अब प्लस ये 100 डिग्री, इन सभी को जोड़ दिया जाए तो बनेगा 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 6 2 1 3 4 7 7 6 13, 13x प्लस 100/360। अब ये 100 जाके इधर घट जाएगा क्योंकि बिरादरी बिरादरी के पास जाएगा, तो अंक अंक की तरफ जाएगा, तो 360 में से ये 100 घटेगा तो बच जाएगा 260। अब ये यहाँ यक्स पर से यहाँ 13 को इधर आना होगा क्योंकि ये अंक इसका मान बताना है, तो इस अंक को इधर ले आना होगा। तो ये गुणे के रूप में इधर आएगा, तो भाग के रूप में इससे काट देंगे तो यक्स का मान आ जाएगा 20। अब यक्स का मान आ जाएगा 20, प्रत्येक कोणों का मान बता कर लीजिए। तो ये पहला कोण जो है AOB ये 20 डिग्री, दूसरा कोण यानी BOC ये जो कि 2x है तो 20 दूनी 40, ठीक है ना। COD यानी 4x है तो 40 दूनी 80, ठीक है। DOE यानी ये 6x है तो 20 छके 120। इस तरह से ए वाला ऑप्शन 20, 40, 80 और 120 ये क्रमशः यही वाला उत्तर सही होगा, ठीक है। 54 नंबर का सवाल, 30,009 का मान वही है जो कि, ये देखिए स्थानीय मान का सवाल है, बेहद ही आसान सा सवाल है, ठीक है। तो इसमें देखिए 3 है 10वें हजार पे और 9 है इकाई के स्थान पर, इस हिसाब से 54 का उत्तर होगा सी। 55 नंबर का प्रश्न, एक संख्या के अंकों का जोड़ संख्या से घटाया जाता है तो वह सदा भाज्य होगी। ये भी देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर ये कंपटीशन में पूछा भी जाता है। तो एक संख्या के अंकों का जोड़ यदि उसी संख्या से घटाया जाएगा तो वो सर्वथा, माने एक संख्या ऐसी है जिससे वो हमेशा किसी न किसी रूप में विभाजित होगी और वो होगा 9। आप चाहें तो एग्जाम्पल लेके देखिए, जैसे मान लेता हूँ 101 है, इसको आप ले लीजिए। बाकी संख्या 2 से भी कटेगी लेकिन उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। एक आध ऐसे अंक भी मिलेंगे जैसे 101 है, ये केवल 9 से ही कटेगा, यानी 9 से तो ये कटेगा ही कटेगा, बाकी संख्या की बात छोड़ दीजिए, लेकिन 9 से हर हालत में कटेगा। इसीलिए यहाँ पर उत्तर भी 9 ही होगा क्योंकि ये हमेशा 9 से कटेगा। बाकी संख्या तो किसी कंडीशन वाइज कट सकते हैं, नहीं भी कट सकते हैं, उनकी गारंटी नहीं है, लेकिन 9 से कटने की पूरी गारंटी है। अब जैसे 101 है, 101 के दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगा। अब 101 में से ये 2 घटाएंगे आएगा 99। अब 99 देखिए 9 से कट जाएगा, लेकिन 2, 5, 7 इन तीनों से नहीं कटेगा, यानी 9 की गारंटी है कि वो ऐसा होने पर 9 से ही कटेगा। 56 पे आते हैं, दो कोणों का योगफल एक अधिक कोण है। अधिक कोण का मतलब होता है 90 से अधिक और 180 से कम, ठीक है। तो इनमें से कौन सा संभव नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, यहाँ नहीं पूछा है, ठीक है ना। तो अब देखिए पहला ऑप्शन, एक समकोण और एक न्यून कोण, बिल्कुल हो सकता है, एक 90 अंश का हो सकता है, एक 90 अंश से कम का हो सकता है जब अधिक कोण है तो ये संभव है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ नहीं वाला पूछा है, जो संभव नहीं है वो पूछा है। एक अधिक कोण बिल्कुल 90 से अधिक और एक न्यून कोण यानी 90 से कम, ये भी पॉसिबल है,
ठीक है ना। दो न्यून कोण ये बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन दो समकोण नहीं पॉसिबल है, क्योंकि दो समकोण 90 प्लस 90 यानी 180 का हो जाएगा। और जैसे ही इस कोण का मान 180 हुआ, वो फिर अधिक कोण नहीं रहेगा, वो तो एक सरल कोण हो जाएगा। और यहाँ सरल कोण का तो जिक्र किया नहीं गया है, इसलिए 56 का उत्तर होगा डी। 57, सुमित का भार 107 किलोग्राम है, संजय का भार 82 किलोग्राम है। दोनों के भार का निकटतम दहाई के मान का अंतर बताइए। अब देखिए, निकटतम दहाई है यानी 10 का आधा ही आपको देखना है। अब 107 में निकटतम दहाई का मतलब है केवल इकाई अंक देखेंगे। अगर ये 5 से अधिक है तो इसका मान बढ़ेगा, और 5 से यदि कम है तो मान नहीं बढ़ेगा। तो 160 का निकटतम दहाई अंक 110 हो जाएगा। और वहीं 82, चूंकि इकाई अंक यहाँ 2 है जो कि 5 से कम है, तो ये हो जाएगा 80। तो 110 और 80 को आपस में जब घटाएंगे तो आएगा 30। चूंकि अंतर पूछा है तो 30 किलोग्राम इसका आंसर होगा, यानी 57 का उत्तर होगा ए। 58, बहुत ही आसान सा सवाल, ठीक है ना। दिया गया दंड चार्ट विभिन्न देशों की क्रिकेट टीमों द्वारा एक वर्ष में खेले गए मैचों की संख्या दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया की टीम द्वारा पाकिस्तान की टीम से कितने अधिक मैच खेले गए, ये आपको बताना है। देखिए, ग्राफ में सीधे सीधे दिया है कि कौन कितना मैच खेला है। जैसे पाकिस्तान है 24 मैच खेला है, ऑस्ट्रेलिया है 32 मैच खेला है। अब कितना अधिक मैच ऑस्ट्रेलिया खेला है, तो 32 में से 24 को घटाएंगे और आएगा आंसर 8, यानी 58 का उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 1 यानी 8। 59 पे आते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपया है। दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 275 में बेचता है, लाभ या हानि क्या है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। एक पुस्तक 100 रुपया है, दुकानदार 3 पुस्तकों को जब ऐसे बेचेगा तो उसे कम से कम 300 रुपया मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों पुस्तक का 100 300 रुपया होता है क्रय मूल्य। लेकिन वो बेच रहा है 275, तो उसको जाहिर से तौर पर नुकसान हो रहा है। अब 300 रुपया का सामान अब 275 रुपया में बिक गया, तो इसका मतलब घाटा हो गया। तो घाटा कितना हुआ, यानी हानि कितने का, 275 में से 300 में से 275 घटा 25 रुपया, हानि हो गया 25 रुपया। ऑप्शन संख्या होगा डी, यानी हानि रुपया 25। 60 पे आते हैं। एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो 5760 पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। देखिए, बड़ा आसान सा ये भी सवाल है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखते हुए इस सवाल को लगाना है। 1 मिनट में 12 पृष्ठ छापती है, तो उत्तर आपका ये उत्तर मिनट में ही आएगा, बाद में इसे आप घंटों में बदल लीजिएगा। 12 से 1 मिनट का डाटा है 12 पृष्ठ, तो 5700 पृष्ठ, तो 12 से इसको भाग देंगे। 12 से जैसे 5760 को भाग देंगे 480 मिनट आएगा। लेकिन उत्तर आपको मिनट में नहीं बताना है, घंटे में बताना है। तो 480 मिनट को घंटे में बदलने के लिए, क्योंकि 1 मिनट क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से आप भाग दे देंगे। तो 60 से 480 मिनट को भाग देंगे तो 8 घंटा उत्तर आएगा। इस हिसाब से 60वें प्रश्न का उत्तर होगा बी, यानी 8 घंटा। अब हम लास्ट भाग यानी हिंदी की तरफ बढ़ते हैं। खंड तीसरा, इसमें भी 20 प्रश्न होते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, ठीक है ना। किसी के सिलेक्शन में इसकी भी प्रमुख भूमिका रहती है। अनुच्छेद 1 है और इससे आपको 5 सवाल है, ठीक है ना। अब इन 5 सवालों को हम देखते हैं। इसमें देखिए, अनुच्छेद है वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों अंगों पर टीबी के खतरनाक प्रभावों के बारे में हमें चेतावनी देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन औसतन 3 से 4 घंटे टीवी देखता है, जिससे हमारी दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। बच्चों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे निकट से टीवी देखते हैं, जो हानिकारक है, ठीक है ना। इसके परिणाम स्वरूप सिर दर्द की सामान्य शिकायत भी आती है। ये पूरा पैसेज है, इसको आप पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद जो उत्तर है वो मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा पढ़ने में। 61वां का उत्तर जो है, लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारी
क्या प्रभावित नहीं होता है। पैसेज को जब आप पढ़े होंगे इस पूरे अनुच्छेद को, तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है ऐसा बताया गया है। पाचन क्रिया, क्योंकि भोजन करते वक्त लोग टीवी देखते हैं तो उससे पाचन क्रिया प्रभावित होती है। मोटापा बढ़ता है तो वो वजन बढ़ा देता है। इसके हिसाब से 61वां का सबसे सटीक उत्तर है बी, यानी ऊंचाई। टीवी देखने से ऊंचाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अनुच्छेद के हिसाब से उत्तर यही सबसे सटीक होगा। तो नहीं पूछा है इसलिए ऊंचाई होगा। 62, आतंक और हिंसा के दृश्यों से युवकों में मनोवैज्ञानिक समस्याएं जन्म लेती है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध किससे होता है? तो मनोवैज्ञानिक समस्याओं का संबंध मानस से होता है, यानी मस्तिष्क से होता है। पाचन, हृदय और श्रवण क्षमता से इसका कोई लेना देना नहीं। तो 62 का उत्तर होगा ए। 63, टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है, क्योंकि देखिए इसमें जो ऑप्शन संख्या सी है, क्योंकि वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं। बच्चे एकदम चिपक कर टीवी देखते हैं इसलिए। तो इसका 63 का सबसे सटीक उत्तर है सी। ढीली शब्द का समानार्थी शब्द है। ढीली का मतलब होता है धीरे, यानी जो कहा जाए बहुत धीरा हो। तो इसका 64 का समानार्थी सी होगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम, हानिकारक का विलोम उपयोगी होगा, जो कि ऑप्शन संख्या सी है। ठीक है, अनुच्छेद 2 पर बढ़ते हैं। कृतज्ञता से संबंधित ये अनुच्छेद है। मैं अनुच्छेद नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। धन्यवाद का अर्थ है कि हम, पैसेज में एकदम साफ सुथरे लहजों में इसका उत्तर बता दिया गया है, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद का अर्थ है कि हम कृतज्ञ हैं। ठीक है ना, तो 66 का उत्तर होगा डी। महान सद्गुण क्या है? तो महान सद्गुण क्या है? ये चीज आपको कृतज्ञता का प्रदर्शन, देखिए इस बच्चे ने गलत उत्तर लगाया है, हम इसको सुधार कर दे रहे हैं। महान सद्गुण है कृतज्ञता का प्रदर्शन, यानी जो व्यक्ति कृतज्ञता का प्रदर्शन करता है वही महान सद्गुण है। तो ये कृतज्ञता का प्रदर्शन, यही उत्तर सही होगा। अपने अपनी में भी कोई कृतज्ञ हो सकता है। तो कोई व्यक्ति अपने में कहाँ पर कृतज्ञ होगा? तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं विचारों में कृतज्ञ होगा। देखिए ये विचारों वाला उत्तर सही होगा, यानी ऑप्शन संख्या सी। सहायक शब्द क्या है? ये देखिए विशेषण है। सहायक शब्द विशेषण है। सद्गुण का अर्थ क्या है? गुण, अच्छा गुण। ठीक है, बाकी उत्तर इससे अलग है। तीसरे अनुच्छेद पर पढ़ते हैं। विनम्रता से संबंधित है। विनम्रता एक महान सद्गुण है। इस पर हम देखते हैं। इसका पहला जो प्रश्न है, विनम्रता एक महान क्या है? तो इसका आंसर होगा गुण, यानी ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, विनम्रता का अभिप्राय है, ये इसका उत्तर होगा बी, यानी सविनय होना। विनम्र व्यक्ति कहाँ से सीखता है? तो इस पैसेज में भी देखिए लिखा है, विनम्र व्यक्ति उनके अनुभव से सीखता है, यानी दूसरों के अनुभव से सीखता है। तो ऑप्शन संख्या ए सही होगा। घमंडी किसका पर्यायवाची है? तो 74 घमंडी का पर्यायवाची अक्खड़ होगा, बाकी चीज इससे अलग है। तो अक्खड़ उत्तर सही होगा, यानी ऑप्शन संख्या डी। जिद्दी का विलोम है। तो जिद्दी विलोम का मतलब उल्टा, इसलिए 75 का सी होगा, यानी जिद्दी का विलोम सहमत, सी। लास्ट पैसेज है। अब ये देखिए सुंदरलाल बहुगुणा पर बहुत ही बढ़िया अनुच्छेद है। ये अनुच्छेद हमको ऐसा लग रहा है कि कई जगहों पर, कई परीक्षाओं में ये किसी न किसी रूप में पूछ ही लिया जाता है। इसका मैं उत्तर बता रहा हूँ, आप सभी लोग मिला लीजिएगा। इस अनुच्छेद में देखिए 76वां प्रश्न बना है, सुंदरलाल बहुगुणा एक महान थे क्या? तो ये इसका उत्तर होगा निश्चित तौर पर पर्यावरणवादी, यानी 76 का होगा ए। उनका गांव, यहाँ देखिए चौथे लाइन में ही लिखा हुआ है, उनकी गांव ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हरे भरे वनों से घिरा हुआ था। तो यानी हरे भरे वनों से घिरा हुआ था ये। तो 77 का ऑप्शन संख्या होगा सी। 78, वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या आने लगा? इसी में पैसेज में ही पढ़ने पर आप देखे होंगे, आसपास के क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आनी शुरू हो गई। तो ये वनों की कटाई से विनाशकारी बाढ़ आने लगा, यानी 78 का ऑप्शन संख्या होगा ए। ठीक है, उसके बाद है 69, सुंदरलाल बहुगुणा संज्ञा है, किस प्रकार का संज्ञा? तो सुंदरलाल बहुगुणा एक व्यक्ति का नाम है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा।
80 मूल्यवान का पर्यायवाची होगा। तो मूल्यान का पर्यायवाची जो होगा वो अमूल्य यानी अनमोल होगा। इस तरह से 80 का आंसर होगा सी। तो आप लोग बड़ी विनम्रता से हमें सुने होंगे। मैं आशा ही नहीं पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने आंसर मुहैया कराया है ये आपको अपने अंकों का अनुमान लगाने में आपको निश्चित तौर पर मदद करेगा। आने वाली परीक्षाओं में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये प्रश्न कहीं न कहीं किसी परीक्षाओं में और भी आने की संभावना है, उनकी तैयारी के लिए भी ये मदद करेगा। क्योंकि कोई भी प्रश्न एक एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है तो ऐसा नहीं है कि वो अन्य एग्ज़ाम में ना आए। तो ये निश्चित तौर पर आपने जो हमें समय दिया वो उसके लिए आप सभी का आभार, और ये आपको निश्चित तौर पर मदद भी किया होगा। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, और आप सभी इस चैनल को देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। नमस्कार।